अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास स्टूडेंट्स को ज़्यादा इशू ये होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो स्पेशली बच्चों को फॉर्मेट बनाने में इशू होता है। तो उस हवाले से आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर लूँ कि फाइनेंशियल देखें, फाइनेंशियल जो है फाइनेंस से निकला है। फाइनेंस किसको कहते हैं? पैसे को कहते हैं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखना होता है कि हमारी कंपनी की मालियाती हालत कैसी है, कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब देखें, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास लास्ट जो है कंपलसरी है। आप लोग जब पेपर में ये करते हैं तो कंपलसरी होता है, 30 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट आ जाता है और 15 मार्क्स का बैलेंस शीट। आगे इसमें चॉइसेस भी होती हैं कि आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ या क्लोजिंग एंट्रीज़ भी दी जाती हैं। हमारा मेन टॉपिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है आज इसमें इनकम स्टेटमेंट का। हमने इनकम स्टेटमेंट का जस्ट फॉर्मेट समझना है कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। अब देखें, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जो है ये 3 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी और साल बाद भी बन सकती है। यानी आप जब चाहें तो इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें, अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, ABC एंड कंपनी लिखा हुआ है। अगर इनकेस आप लोग पेपर करें, आपके पास कंपनी का नाम नहीं है तो आप लोग उसमें ABC एंड XYZ कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन नाम लाजमी शो करना होता है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट। आप लोग क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट का नाम लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2024, यानी कि फॉर द ईयर ये पूरे साल के हिसाब से आप लोग बना रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास इसमें एक कॉलम पर्टिकुलर का आ जाता है और 3 कॉलम्स अमाउंट के आ जाते हैं। क्लियर? हमारे पास जो मेन बड़ी अमाउंट्स हैं तो वो लास्ट वाले कॉलम में चली जाती हैं। अब असल में आप लोगों को अभी अमाउंट में थोड़ा बहुत इशू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि हमने कौन सी अमाउंट कहाँ कहाँ लिखनी है। आप लोग कम से कम 1 से 2 या 3 इनकम स्टेटमेंट्स बना लेते हैं तो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है कि हमने कौन सी अमाउंट कहाँ लिखनी है। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले नाम आ जाता है जी सेल्स का। अब देखें, ये जो सारे नाम है ये हमें एग्जामिनर ने सब कुछ मिक्स अप करके दिए होते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में लिख के दिए होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, हमने एक एक नाम को तरतीब खुद देनी होती है। वो तरतीब मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आप लोगों को बिल तरतीब, यानी कि इसको एक कहानी की सूरत में सुने तो आपको सही से समझ में आएगा। अब देखिए, हमारे पास पहला नाम आ जाती है जी सेल्स। सेल्स के अलावा हमारे पास रेवेन्यू का नाम भी आ जाता है। दोनों का मतलब है कि आमदनी को कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बिल तरतीब नाम बताता जाऊंगा तो इसमें फिर भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप लोगों को एक क्या नाम है, कंपनी के हवाले से गाइड करता हूँ। देखिए, हमारे जो कंपनी है, हमारा काम जो है वो कपड़े का कारोबार है। हमारा कपड़े का कारोबार है, हम ओवरऑल सारा कपड़े का काम कर रहे हैं। तो बेटा, यहाँ पर जो सेल्स का नाम लिखा हुआ है, सेल्स से मुराद ये है कि हमने पूरे साल में कितना कपड़ा बेचा है। देखें, सेल्स यहाँ पर लिखा है 100 रुपीज़, यानी कि हमने पूरे साल में 100 रुपये का कपड़ा बेचा है। क्लियर? अब देखें, 100 रुपये का कपड़ा तो बेच दिया, लेकिन इसमें कुछ हम लोग जब माल बेच रहे थे, कपड़ा बेच रहे थे, तो इसमें कुछ डिस्काउंट भी हमने लोगों को दिए। तो हमने ओवरऑल पूरे साल में डिस्काउंट कितने दिए? 10 रुपये का डिस्काउंट दिए। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। हमेशा याद रखें, जो अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज़ आप लोग माइनस करते हैं उसको आप लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस का साइन नहीं आता। तो हमने डिस्काउंट 10 रुपये का दिया है। और अगर इनकेस हमेशा ऐसे भी होता है कि अगर आप लोग कपड़ा बेच रहे हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें कुछ कपड़ा ख़राब भी निकल आता है, तो वो आपको लोग रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने सेल्स रिटर्न, हमारे पास जो सेल्स रिटर्न है वो है 5 रुपीज़, यानी कि हमें पूरे साल में 5 रुपये का कपड़ा वापस हुआ है। क्लियर? यानी कि 10 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है और 5 रुपये का कपड़ा हमें वापस हुआ है। यानी कि नेट सेल्स, कुल कपड़ा हमने कितने में बेचा पूरे साल में? 85 रुपीज़ का कपड़ा हमारे पूरे साल में बिका है। अब देखें, ये जो 85 रुपीज़ का कपड़ा है ये कितने का हमने ख़रीदा है वो हमें नहीं पता, यानी हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने 85 रुपीज़ का कपड़ा बेचा है। अब हम इसको मालूम करने के लिए एक हेडिंग देते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद ये है कि फ़रोख्त शुदा कपड़े की असल कीमत वो मालूम करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मार्कर है, ये मैंने 15 रुपीज़ में ख़रीदा है। ठीक है, इसको मैं आगे सेल आउट करता हूँ 20 रुपीज़ में।
यानी कि ये जो मार्कर था ये फ़रोख्त हो गया ना 20 रुपये में, तो इस फ़रोख्त शुदा मार्कर की असल कीमत क्या हुई? 15 रुपये हुई। अब इस मार्कर को मैंने 20 रुपये में बेचा था, इसकी असल कीमत तो 15 रुपये ना। इसी तरह हमने ये जो कपड़ा 85 रुपीज़ में बेचा है, इसकी असल कीमत क्या है वो हमने हेडिंग दे दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फ़रोख्त शुदा कपड़े की या फ़रोख्त शुदा माल की असल कीमत। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला नाम आ जाता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री का। देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद ये है कि स्टार्टिंग में जो आपके पास पहले से कपड़ा मौजूद होता है। अगर इनकेस आपने नया कारोबार स्टार्ट किया तो उसमें तो ओपनिंग इन्वेंट्री होती नहीं है। आपका अगर कारोबार चल रहा है तो आप जब पिछले साल जो आपने कुछ कपड़ा बेचा था उसमें कुछ कपड़ा बकाया बच जाता है, वो जब नए साल में आता है तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाई जाती है। अब हमने जब देखा, हमने अपने पास प्रॉपर तस्दीक की तो हमें पता चला हमारे पास स्टार्टिंग में कपड़ा 25 रुपये का पहले से पड़ा हुआ था। ये हमने ख़रीदा नहीं है, ये पहले से मौजूद है ये कपड़ा। हमने क्या कहा, हमने देखा कि ये 25 रुपये का कपड़ा अगर हम बेचेंगे तो कम पड़ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम कपड़ा और ख़रीदते हैं। हमने क्या किया, हमने 40 रुपये का और कपड़ा ख़रीदा। अब ये कपड़ा हम लेकर नहीं आ सकते थे क्योंकि कपड़े की मकदार ज़्यादा थी, तो हम इसको उठा कर तो नहीं ला सकते थे। हमने क्या किया जी, हमने ट्रांसपोर्टेशन वाले को 5 रुपये दिए। कपड़ा हमने 40 में ख़रीदा, परचेज़ किया, ट्रांसपोर्टेशन वाले को 5 रुपये दिए। टोटल कपड़ा हमें कितने में पड़ गया? 45 रुपीज़ में। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस 45 रुपीज़, यानी हमें टोटल कपड़ा जो है वो 45 रुपीज़ का पड़ गया। अब हम जब ये कपड़ा ख़रीद रहे थे तो हम इसमें कुछ कपड़ा ख़राब भी निकल आया, तो परचेज रिटर्न 3 रुपये का कपड़ा हमने वापस किया, और जिस टाइम हम कपड़ा ख़रीद रहे थे तो हमने 2 रुपये का डिस्काउंट करवाया। तो नेट कॉस्ट ऑफ परचेजेस कुल कपड़ा हमें कितने में पड़ गया? 40 रुपये में पड़ गया। अब देखिए 40 रुपये यहाँ लिख के अब हमने क्या करना है, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री में इसको जमा करना है। तो हमने क्या किया, नीचे लाइन लगा के इस 40 रुपीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने यहाँ प्लस का साइन इसलिए लगाया हुआ है ताकि बच्चे ये सोचते हैं कि इसको प्लस करना है माइनस करना है। देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कपड़ा पहले से 25 रुपये का पड़ा था और 40 रुपये का कपड़ा हमने ख़रीदा है। इन दोनों को हमने जमा किया तो हमें पता चला टोटल हमारे पास 65 रुपये का कपड़ा पड़ा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी हमारे पास पूरे साल में 65 रुपये का कपड़ा पड़ा था बेचने के लिए, फ़िलहाल बेचा नहीं है। अब क्या हुआ, हम इसको बेचते गए, एंड में हमें पता चला ये बेटा एंडिंग इन्वेंट्री जो है ना, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास एंड में कपड़ा बच गया। देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री से मुराद ये है कि ये कपड़ा पिछले साल बचा था, इस साल में आगे ट्रांसफ़र होकर ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। और ये जो एंडिंग इन्वेंट्री है ये हमारे पास साल के एंड में कपड़ा बच गया जो बिका नहीं है। 65 में से हमने 15 रुपये इसलिए माइनस किए क्योंकि ये कपड़ा कंपनी में पड़ा है। हमने असल में देखना है कि कितना कपड़ा निकला है कंपनी से, तो बेटा इसमें से माइनस किया तो हमें पता चला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फ़रोख्तशुदा कपड़े की असल कीमत 50 रुपये है। यानी हमने जो कपड़ा 85 रुपीज़ का बेचा है उसकी असल कीमत 50 रुपीज़ है। नीचे लाइन लगा के इसको इधर ट्रांसफ़र किया, इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ख़रीद है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्कर मैंने 15 रुपये का लिया था, 15 रुपये का लिया था तो ये मेरा एक्सपेंस है ना, ये मेरी ख़रीद है। अब जब मैं इसको बेचूंगा तो इसमें से एक्सपेंस निकाल के मैं देखूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हुआ, हमने जो 85 रुपीज़ का कपड़ा बेचा है उसकी असल कीमत 50 रुपये है। यहाँ मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि 85 में से हमने 50 रुपीज़ माइनस करने हैं। हमने जब इसको माइनस किया तो हमें पता चला हमें ग्रॉस प्रॉफिट मुनाफा कितना हुआ, यानी 35 रुपीज़ का हुआ है। यानी कि इनकम स्टेटमेंट में आप लोगों का जो मेन बिल तरतीब कॉन्सेप्ट चलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट तक होता है। मैंने इसलिए यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तक समझाया। आगे इसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गाइड करूँगा। और उसमें एक्सपेंसेस में ये होता है कि उसमें आप लोगों ने सब कुछ मिक्सअप लिखना होता है, उसमें कोई चेंजिंग यानी कि बिल तरतीब आप लोग नहीं चलते। हमारा जो मेन टारगेट था ये ग्रॉस प्रॉफिट तक समझना था ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इनकम स्टेटमेंट आप लोग कैसे मेनटेन करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनकम स्टेटमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।